नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहलारी गार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, दुनिया में डिजिटल क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है भारत। मुंबई को आज मिलेगा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। पीएम मोदी नवी मुंबई में नए एयरपोर्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का भी करेंगे उद्घाटन। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना 93वां स्थापना दिवस। वायुसेना प्रमुख ने हिंडन एयरबेस में परेड की ली सलामी। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में महज 4 दिनों में शत्रु पर मिली विजय। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी। पटना में होगी एनडीए की बैठक। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर लग सकती है मुहर। और लिंथोई चानम्बम ने जूनियर जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाकर रचा इतिहास। 63 किलोग्राम भार वर्ग में जीता कांस्य पदक। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण में मौजूद हैं। दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस साल के आईएमसी का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म विषय के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के लिए नवाचार का लाभ उठाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत आज दूरसंचार क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। India today has become the digital flag bearer of the world. Our mobile data costs have fallen in the last 11 years by 98%. There was a time when a single minute of voice was a luxury, access was an aspiration. But today India is home to 20% of the world's mobile population, 1.2 billion subscribers. We have grown from 60 million internet broadband users in 2014 under Prime Minister's vision to 944 million broadband subscribers today. और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से महाराष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज मुंबई में 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो लाइन 3 करीब 37,270 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। ₹19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नवी मुंबई में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये देश की अब तक की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना में शामिल है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो हम एविएशन हब बनाने के लिए जो मिनिमम कनेक्ट टाइम होती है, टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्टिविटी, ट्रांसफर पैसेंजर्स और जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पे वो खास हैं। 1160 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ हवाई अड्डे में एक स्वचालित पीपल मूवर शामिल है, जो एक परिवहन प्रणाली है और सभी 4 यात्री टर्मिनलों को सुचारू अंतर टर्मिनल स्थानांतरण के लिए जोड़ेगी। इसकी वार्षिक क्षमता 9 करोड़ यात्री और 3.25 बिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने की होगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट
जो कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश के लिए भी अगर देखा जाए आने वाले समय में एक एविएशन का हब बनेगा और साथ ही साथ लॉजिस्टिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी होगा। हवाई अड्डे में स्थायी विमानन ईंधन भंडारण, लगभग 47 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन और पूरे शहर में सार्वजनिक संपर्क के लिए ईवी बस सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये देश का पहला हवाई अड्डा भी होगा जो वाटर टैक्सी से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री मुंबई के सार्वजनिक परिवहन को सुगम और सुरक्षित और रफ्तार देने वाली परियोजना मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण 2B का उद्घाटन करेंगी। सेंट्रल रेलवे का जो टर्मिनल स्टेशन है CSMT और वेस्टर्न रेलवे का जो है चर्च गेट, इसके बियॉन्ड भी जो मुंबई है और जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पे मंत्रालय है, यहीं पे हाई कोर्ट है, यहीं पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और पूरा फाइनेंशियल एंड हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे लोगों को जाने के लिए आज रेलवे सुविधा नहीं है। ये सुविधा ये मेट्रो लाइन के कारण होगी। चरण 2B का निर्माण लगभग 12,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हुआ है और पूरी मुंबई मेट्रो लाइन 3 यानी एक्वा लाइन 37,270 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से बनी है। ये पूरी तरह से भूमिगत लाइन है। कफ परेड से RJVLR तक इसकी कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर की है, जिसमें 27 स्टेशन हैं, जो कि प्रतिदिन 13 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेंगी। एक्वा लाइन की अंडरग्राउंड एक्सपेंशन महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ रही है और साथ ही सतह के ऊपर मूल्यवान रोड स्पेस को भी बचा रही है। ये ट्रैवलिंग टाइम तो ईज कर ही रहा है, कंजेशन भी ईज कर रहा है, साथ ही पूरे मुंबई को ये अर्बन ग्रीनर फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। प्रधानमंत्री मोनोरेल, उपनगरीय रेलवे और बस PTO के 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन का भी शुभारंभ करेंगे। वन ऐप कई सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एकीकृत मोबाइल टिकटिंग, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। मुंबई से श्यामा और शिशिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी को एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और इस पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन BVJ के शर्मा से खास बात की है हमारे संवाददाता शिशिर शेलार ने। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत को इसका किस प्रकार से फायदा होगा, इस बारे में और ज्यादा जानकारी जानता है। इस वक्त हमारे साथ है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO कैप्टन शर्मा सर। सबसे पहली बात कि कहा यह जा रहा है कि गेम चेंजर जो है एयरपोर्ट होगा, ना सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के लिए बल्कि भारत के लिए भी। आखिर किस प्रकार से जो है ये टर्निंग पॉइंट होगा एविएशन इंडस्ट्री के लिए खासतौर पर? जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 और विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र के विजन में हम बहुत खरे रूप से हम लोग उसको देखते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है ये इंटरनेशनली जाना जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो हम एविएशन हब बनाने के लिए जो मिनिमम कनेक्ट टाइम होती है, टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्टिविटी, ट्रांसफर पैसेंजर्स और जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पे वो खास हैं। ये कितना कारीगर होगा इस पूरे इलाके के लिए कि जहाँ पे आपका बेहतरीन बंदरगाह भी है और एक दूसरा बड़ा एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है? सही बोला आपने, बेहतरीन बंदरगाह है JNPT, सी टू एयर, एयर टू सी कॉम्बिनेशन चलेगा और जो कनेक्टिविटी अप टू दिल्ली तक है वो आगे बहुत इम्प्रूव होने वाली है यहाँ पे। और जितने भी कैशमेंट एरियाज हैं हम को प्रिफर करेंगे। जब पूना का भी आप देख रहे हो जाने के टाइम में लोनावाला का मिसिंग लिंक बन रहा है तो हिंजेवाड़ी वाले भी 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। पूना की एयर कार्गो जल्दी पहुँच सकती है। फ्यूचर में आपको बुलेट ट्रेन आ रहे हैं, जो भी कॉस्टली कार्गो हैं जिनको जल्दी मूव करना है वो जल्दी पहुंच पाएंगी। फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे खास तौर पर इंटरनेशनल एयरलाइंस को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव बिजनेस के लिए? एक तरफ ने देखा कि सिंगापुर है, दूसरी तरफ दुबई और अबू धाबी जैसे एयरपोर्ट भी है जो कि काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में बात करें अगर नवी मुंबई एयरपोर्ट की तो किस प्रकार से फ्यूचर प्लान्स जो है आपने बनाए हुए हैं इसको लेकर? देखिए, पहले मुंबई दिल्ली से आगे था, फिर मुंबई की लिमिटेशन आ गई और दिल्ली की ट्रैफिक बढ़ गई।
ईस्ट वेस्ट के जो फ्लाइंग जोन में मुंबई एक नेचुरल हब है। उस हब की जो फैसिलिटीज चाहिए वो हम बनाने जा रहे हैं। खास तौर पर कनेक्टिविटी की बात करें तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश के लिए भी अगर देखा जाए आने वाले समय में एक एविएशन का हब बनेगा, और साथ ही साथ लॉजिस्टिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी होगा, जिसकी शुरुआत जो है, जिसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री ने किया था, और अब जिसकी शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। शीर्षिला, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत के 2 दिन के दौरे पर आज सुबह मुंबई पहुंचे। प्रधानमंत्री स्टारमर की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में कल विजन 2035 के विभिन्न पहलुओं पर भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये साझेदारी व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के संबंध जैसे मुख्य स्तंभों के बारे में 10 वर्ष की निर्धारित रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित करती है। दोनों नेता भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अंतर्गत अवसरों को तलाशने के लिए व्यापार और औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। ये भारत ब्रिटेन की भविष्य की आर्थिक साझेदारी का मुख्य स्तंभ है। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर मुंबई में 6ठे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोनों नेता औद्योगिक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नवोन्मेषकों के साथ भी चर्चा करेंगे। ये यात्रा नई साझेदारी निर्मित करने के प्रति भारत और ब्रिटेन के साझा दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। ये यात्रा जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा से बने सकारात्मक माहौल को और आगे बढ़ाएगी और दोनों देशों के बीच भविष्यमुखी साझेदारी को और सशक्त करेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। मैसिव स्ट्राइड। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दबाकर इस फिल्म का अनावरण करें। A nation moving at digital speed, driven by innovation and ambition. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, every obstacle is being turned into an opportunity. 5G को रोल आउट किया, दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है, और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। From the world's fastest 5G rollout to the development of Swadeshi telecom equipment, India is proving the strength of indigenous innovation. With WTSA 24, India established its leadership in shaping 6G standards and advancing research worldwide. In quantum, India is shaping the future of computing, sensing, and security. Semiconductors and manufacturing are powering a new wave, creating jobs, lifting exports, and making India central to global supply chains. In cybersecurity, India has come up with the most innovative and effective initiatives like Sanchar Sathi, with which over 6 lakh lost and stolen mobile handsets were recovered. Using the AI tool ASTR, over 82 lakh fraudulent numbers were disconnected so far. Using financial fraud risk indicator, financial frauds worth more than 150 crore rupees were prevented in the last 3 months. This is Atmanirbhar Bharat in action, with self-reliance reducing import burden and powering India's emergence as a telecom technology leader for the world. A new generation of entrepreneurs is carrying this spirit forward. From bold founders to transformative ventures, India's startups are not just scaling up, they are creating technology for the world. We are connecting 6.5 lakh villages with the most affordable price and realizing the dream of an inclusive India.
This journey finds its stage at the India Mobile Congress. Here, India's vision comes alive, where 400 plus tech giants, 900 thought leaders, and 1,500 plus use cases converge across 40,000 square meters of innovation. From advanced connectivity to artificial intelligence, from semiconductors to next generation manufacturing, from vibrant startups to frontier research. Every stride of India's progress is reflected here. Our startup program Aspire is nurturing 500 plus of the next generation of tech leaders and thousands of enthusiasts. At IMC, India's spirit comes alive, dreaming bigger, pushing boundaries, shaping the future. This is India's moment. Let's innovate to transform. और अब देविया सज्जनों, इस फिल्म के माध्यम से भारत की बढ़ती हुई वैश्विक पहचान और प्रगति देखने के बाद अब आमंत्रित करते हैं इस पहचान और इस प्रगति के पीछे की दूरदृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी को। आप सभी की विशेष तालियों के बीच में उन्हें आमंत्रित करती हूँ। एक ऐसी शख्सियत जिनकी सोच में भविष्य की दिशा है और कर्म में भारत का उत्कर्ष। Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, I request him to kindly address the congregation. कैबिनेट में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी जी, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, विदेशों से आए हमारे अतिथि, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े सभी महानुभाव, यहाँ उपस्थित विभिन्न कॉलेजों से आए मेरे युवा साथी, देवी और सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस खास एडिशन में मैं आप सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, 6G, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेजेंटेशन को देखकर ये विश्वास गहरा होता है कि भारत का तकनीकी भविष्य सक्षम हाथों में है। मैं इस कार्यक्रम के लिए और सभी नए इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आईएमसी का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है। सिर्फ कुछ वर्षों में आईएमसी का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, आईएमसी की ये सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टेक सेवी माइंडसेट ने। इसे लीड किया है हमारे युवाओं ने, भारत के टैलेंट ने। इसे गति दी है हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे स्टार्टअप्स ने।
और इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, डिजिटल कम्युनिकेशंस इनोवेशन स्क्वायर, इन स्कीम के जरिए हम हमारे स्टार्टअप्स को फंड्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 5G, 6G, एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस और टेराहर्ट्ज, इन टेक्नोलॉजीज में टेस्ट बेड्स के लिए सरकार फाइनेंस कर रही है ताकि हमारे स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पाए। हम स्टार्टअप्स और देश के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच पार्टनरशिप को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज सरकार की मदद से इंडियन इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमिया कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट और स्केलिंग हो, R&D के जरिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करना हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना हो, भारत हर आयाम में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस और टेलीकॉम सेक्टर में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को बताता है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक, संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लाखों डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी स्मार्टफोन कंपनी का डेटा सामने आया है। आज 45 भारतीय कंपनियां उस एक बड़ी कंपनी की सप्लाई चेन से जुड़ी हैं। इससे करीब 3.5 लाख रोजगार देश में पैदा हुए हैं। और ये केवल एक कंपनी का आंकड़ा नहीं है। आज देश में कितनी ही कंपनियां बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसमें अगर इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज को जोड़ दें तो हम कल्पना कर सकते हैं कि रोजगार का ये नंबर कितना बड़ा बन जाता है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है।
अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य है। ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजिनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। इसी मकसद से जिस दिन हमने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया, उसी दिन देश में एक साथ करीब 1 लाख 4G टावर्स को भी एक्टिव किया गया। दुनिया के कुछ देशों को 1 लाख टावर की बात करते हैं तो भी उनको अजूबा लगता है। ये आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं लोगों को। इसके कारण एक साथ 2 करोड़ से ज्यादा लोग देश की डिजिटल मूवमेंट का हिस्सा बने हैं। इसमें कई ऐसे इलाके थे जो रिमोट एरिया में थे, जो डिजिटल कनेक्टिविटी में पीछे छूट गए थे। अब ऐसे सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। साथियों, भारत के मेड इन इंडिया 4G स्टैक की एक और विशेषता है। हमारा 4G स्टैक एक्सपोर्ट रेडी भी है, यानी ये भारत की बिजनेस आउटरीच का माध्यम भी बनेगा। इससे 2030 के भारत यानी भारत 6G विजन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 10 सालों में भारत की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और स्पीड और स्केल को मैच करने के लिए बहुत लंबे समय से एक मजबूत लीगल और मॉडर्न पॉलिसी फाउंडेशन की जरूरत महसूस हो रही थी। हमने इसके लिए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट बनाया। इस कानून ने द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, उन दोनों को रिप्लेस किया। ये कानून तब के थे जब यहां बैठे हम आप जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था, और इसलिए पॉलिसी लेवल पर जरूरत थी कि हम 21वीं सदी की अप्रोच के हिसाब से एक नई व्यवस्था बनाएं, और हमने वही किया है। ये नया कानून रेगुलेटर नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। अब अप्रूवल्स आसान हुए हैं, राइट ऑफ वे परमिशन जल्दी मिलती है, इसका परिणाम भी दिख रहा है। फाइबर और टावर नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा रहा है और उद्योगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सुविधा हुई है। साथियों, आज हम देश में साइबर सिक्योरिटी को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ कानून सख्त किए गए हैं और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाई है, और ग्रीवेंस रिड्रेसल के मैकेनिज्म को भी बेहतर किया गया है। इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास है। दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट यहां है, और मार्केट के साथ ही हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है,
और माइंडसेट भी है। और जब मैन पावर की बात आती है तो भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये जनरेशन बहुत बड़े लेवल पर स्किल बनाई जा रही है। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर पॉपुलेशन वाला देश है। साथियों, आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। चाय का उदाहरण देना मेरी आदत है। पर यूजर डेटा कंजम्पशन में हम दुनिया के अग्रिम देशों में आते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है। ये भारतीयों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। साथियों, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है। भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप, सरकार की वेलकमिंग अप्रोच और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज, इनसे भारत की पहचान एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग से सेमीकंडक्टर्स तक, मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप तक, हर एक फील्ड में भारत में ढेर सारी संभावनाएं हैं, ढेर सारी एनर्जी है। साथियों, कुछ सप्ताह पहले ही 15 अगस्त को मैंने लाल किले से घोषणा की है कि ये साल बड़े बदलावों का, बड़े रिफॉर्म्स का साल है। हम रिफॉर्म्स की गति बढ़ा रहे हैं और इसलिए हमारी इंडस्ट्री का, हमारे इनोवेटर्स का दायित्व भी बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे स्टार्टअप्स की है। हमारे यंग इनोवेटर्स भी हैं। अपनी स्पीड से, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी से स्टार्टअप्स नए रास्ते, नए अवसर बना रहे हैं और इसलिए मुझे देखकर खुशी है कि आईएमसी ने भी इस साल 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को बुलाकर उन्हें इन्वेस्टर्स और ग्लोबल मेंटर्स के साथ जुड़ने का मौका दिया है। साथियों, इस सेक्टर की ग्रोथ में हमारे एस्टैब्लिश प्लेयर्स का रोल लगातार बढ़ रहा है। ये प्लेयर्स देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए स्टेबिलिटी, स्केल और डायरेक्शन देते हैं। उनके पास रिसर्च और डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज हैं और इसलिए हमें स्टार्टअप की स्पीड और एस्टैब्लिश प्लेयर्स की स्केल दोनों से पावर मिलेगी। साथियों, हमारी इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे कई विषय हैं जिन पर स्टार्टअप्स के युवा, हमारी एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च कम्युनिटी और पॉलिसी मेकर्स सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म ऐसे संवाद शुरू करने में उपयोगी हो,
तो शायद लाभ हमारा अनेक गुना बढ़ जाएगा। साथियों, हमें देखना होगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कहाँ रुकावटें आ रही हैं। मोबाइल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में जहां भी ग्लोबल बॉटलनेक्स हैं, वहां भारत के पास दुनिया को सॉल्यूशन देने का मौका है। उदाहरण के लिए हमने पहचान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी अब कुछ गिने चुने देशों तक सीमित थी और पूरी दुनिया डाइवर्सिफिकेशन चाहती थी। आज भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर काम हो रहा है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल कंपनियां ट्रस्टेड पार्टनर्स की तलाश कर रही हैं जो स्केल और रिलायबिलिटी दोनों में सही उतरे। दुनिया टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भरोसेमंद पार्टनर चाहती है। क्या भारतीय कंपनियां रिलायबल ग्लोबल सप्लायर्स और डिजाइन पार्टनर्स नहीं बन सकती? साथियों, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चिपसेट्स और बैटरियों से लेकर डिस्प्लेज और सेंसर्स तक ये काम देश के भीतर और ज्यादा होने की जरूरत है। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा डेटा जनरेट कर रही है, इसलिए स्टोरेज, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी जैसे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करके भारत एक ग्लोबल डेटा हब बन सकता है। साथियों, मुझे आशा है कि आने वाले सेशन में हम इसी अप्रोच को, इसी टारगेट को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर आईएमसी के इस पूरे कार्यक्रम के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत के डिजिटल भविष्य के लिए आपका स्पष्ट दृष्टिकोण, आपका मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े रिफॉर्म्स, बड़े बदलाव, इसकी शक्ति, इसकी ताकत हम सभी भारतवासियों को देने के लिए धन्यवाद। और आपका संदेश न केवल उद्योगों में बल्कि राष्ट्रों में और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। जो इस तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ये शुभभूमि से सुन रहे थे। कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भारत का तकनीकी भविष्य जो है वो सक्षम हाथों में है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बना है। आईएमसी और मोबाइल सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत है। देश के लगभग हर जिले में 5G नेटवर्क पहुंच चुका है। जो क्षेत्र दूर दराज के थे, जो 2G के लिए जो है 2G भी वहां पर पहुंच मुश्किल थी, वहां पर अब 5G की पहुंच जो है वो सुगम हो गई है। भारत उन 5 देशों में आ गया है जिनके पास 4G स्टैक है। तो बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से स्वदेशी 4G और 5G स्टैक से भरोसेमंद सेवा दे पाएंगे। वहीं साइबर सुरक्षा को सरकार प्राथमिकता दे रही है। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि साइबर सुरक्षा को सरकार प्राथमिकता दे रही है। पूरी दुनिया भारत की क्षमता को पहचान रही है और पूरी दुनिया में भारत की क्षमता का डंका बज रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट भारत में है। जी हां, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट जो है वो भारत में है और भारत के पास मैन पावर है, मोबिलिटी है और साथ ही साथ भारत के पास माइंडसेट भी है। बड़ी बातें प्रधानमंत्री के संबोधन से
मेक इन इंडिया में निवेश करने का ये बेहतर समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया में निवेश करने का ये बेहतर समय है। आत्मनिर्भर भारत की बात कही, साथ ही साथ उन्होंने कहा हम रिफॉर्म्स की गति को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार रिफॉर्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा कानून रेगुलेटर नहीं है बल्कि फैसिलिटेटर है। भारत में 10 सेमीकंडक्टर यूनिट पर काम हो रहा है। फाइबर टावर नेटवर्क जो है वो तेजी से पंख फैला रहा है। स्वदेशी 4G लॉन्च के दिन ही लाख टावर जो है वो सक्रिय हो गए। डिजिटल कनेक्टिविटी जो है अब दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच चुकी है। भारत एक ग्लोबल डेटा हब बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जो है एक ग्लोबल डेटा हब बन सकता है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से निकलकर सामने आई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो आपको बता दें कि भारत इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है यशोभूमि में आयोजित हुआ है और इसके प्रेजेंटेशन पर आइए देखते हैं कुछ दृश्य। तो आपको बता दें कि भारत का तकनीकी भविष्य जो है वो सक्षम हाथों में है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा। आपको बता दें एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण है ये, और दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस साल के इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन आज से लेकर 11 अक्टूबर तक इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म विषय के अंतर्गत किया जा रहा है। नवाचारों की बात की जा रही है, नवाचार से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है उसकी बात की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। इसमें डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के लिए किस प्रकार से नवाचार का लाभ उठाया जा सकता है, भारत की प्रतिबद्धता क्या कुछ है, इसका उल्लेख इस पूरे आयोजन के दौरान देखने को मिलेगा। आपको बता दें भारत आज दूरसंचार क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। मोबाइल डेटा की लागत में 98% की गिरावट आई है। लगभग 20 देश जो हैं वो भारत के DPI मॉडल को अपनाने के लिए तैयार हैं। तो ये आप देख रहे हैं यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस के कुछ दृश्य आप देख सकते हैं, किस प्रकार से खचाखच भरा हुआ हॉल और किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम जो है तो भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में ये प्रेजेंटेशन के कुछ शॉट्स हम अपने दृश्य को दिखा रहे हैं। संवाददाता अजय मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये हम अपने दर्शकों तक दृश्य पहुंचा रहे हैं जो कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस यशोभूमि से हमारे दर्शकों के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अपडेट? के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्क्लेव रहा है मोबाइल कांग्रेस का, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 2025 से 9वां संस्करण है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कुछ ही वर्षों में एशिया का सबसे बड़ा एक मोबाइल कांग्रेस कांग्लोमेरेट के तौर पर उभरा है और ये एक बड़ी सफलता है। जिस तरह से लगातार हम फोकस कर रहे हैं डिजिटल सॉवरेंटी पर और इक्विटी के जरिए हम कोशिश करते हैं कि जो भारत में सभी को एक ही जैसे प्लेटफॉर्म, एक ही जैसे टेक्नोलॉजी के साथ जो समानता है उसको बढ़ावा दिया जाए और उसका असर जमीन पर दिख रहा है।
स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया में अगर आप डिजिटल इकोनॉमीज की बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी के रूप में भारत को देखा जाता है, क्योंकि 940 से ज्यादा मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं। 1.2 बिलियन से ज्यादा यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। और इस लिहाज से ये जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो 6G स्टैक हो, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो नई तकनीक उभर रही हैं उनको लेकर के हो, जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कैसे डे टू डे और जो तकनीक है हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी उसमें कैसे इस्तेमाल किया जाए, इन सभी विषयों को लेकर के जो 400 से ज्यादा यहाँ पे स्टार्टअप्स आए हुए हैं, 500 से ज्यादा जो स्टार्टअप्स आए हुए हैं, उन्होंने कैसे भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक को वर्ल्ड के सॉल्यूशंस के रूप में इस्तेमाल किया है, उसका प्रेजेंटेशन दिया गया। तो आगे चलते हुए जो बिल्कुल जो हम प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं उसमें क्वांटम रिवॉल्यूशन की बात हो रही है और साथ ही साथ किस प्रकार से जो है स्टार्टअप्स की दुनिया में आगे बढ़ा जा रहा है उसकी बात हो रही है। प्रेजेंटेशन के बारे में अगर आप बताएं क्या कुछ इस समय प्रदर्शित किया जा रहा है? तो मैं आपको ये बता रहा था कि अलग अलग सेक्टर से जैसे ऑप्टिकल फाइबर की दुनिया में कैसे भारत कोशिश कर रहा है अगले जो पीढ़ी के रिफॉर्म्स है, अगली पीढ़ी के प्रोडक्ट्स उसको बनाने के लिए उसका प्रदर्शन किया गया। क्वांटम तकनीक के जरिए कैसे लोगों के जीवन को आसान बनाया जाए उसका प्रदर्शन किया गया। जो साइबर फ्रॉड्स हैं उसको कैसे रोका जाए और कैसे FRI जो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट है और उसको कैसे कम से कम किया जाए, जिससे लोगों को जो मुश्किलें वित्तीय लेन देन में जो धोखाधड़ी हो रही है उसको रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर भी कोशिश की गई है। सरकार की ओर से जो स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है टेक्नोलॉजी फंड के जरिए, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी जो 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 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, तो उस पर काफी ज्यादा मंथन किया गया। और आगे चल के ऐसा लग रहा है कि जो 6G टेक्नोलॉजीज हैं इसमें कई सारे स्टार्टअप्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया 6G स्टैक को लेकर के, क्योंकि 4G स्टैक अभी हमने लॉन्च किया है और भारत 5 उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनका एंड टू एंड 4G स्टैक है। 5G में हमने पूरी दुनिया के साथ कदम ताल किया। केवल 22 महीनों में ही भारत का अपना खुद का 5G जो नेटवर्क है वो हमने देश के सभी जिलों में पहुंचा करके पूरी दुनिया को दिखाया कि हम कितनी तेजी से इसका रोल आउट कर सकते हैं। और अब जिम्मेदारी है 6G को पूरी दुनिया में लीड करने की। जो 2 साल पहले जो सिलसिला शुरू हुआ है उसको कैसे हम वैश्विक स्तर पर लेकर के जाएं उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो थीम है, जिस 6 थीम्स में इस पूरे इंडिया मोबाइल कांग्रेस को बांटा गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत प्रमुख स्तंभ है। और फरवरी में हम आर्टिफिशियल इम्पैक्ट समिट भी करने जा रहे हैं, AI इम्पैक्ट समिट भी करने जा रहे हैं, जिसका एक तरह से यहाँ पर ग्लोबल लॉन्च किया जाना है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के 6G स्टैक को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे किए हैं। और स्टार्टअप महाकुंभ या स्टार्टअप वर्ल्ड कप की बात भी कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने की। स्टार्टअप वर्ल्ड कप में 15 ऐसे अभ्यर्थियों को जो चुना जाएगा जिनको मतलब इंटरनेशनल स्तर पर वर्ल्ड कप के लिए भेजा जाएगा और वहां पर $1 मिलियन का उनको शायद फंड की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो 6 थीम्स में बांटा गया है और उसी के प्रेजेंटेशंस को लेकर के भारत कैसे स्वदेशी और आत्मनिर्भर टेलीकॉम स्टैक और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसका एक शोकेस आज पूरी दुनिया के सामने किया गया। बिल्कुल अजय, और जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में जो है अपने पैर पसार रहा है और कहीं ना कहीं एक उपयोगी बनकर सामने आ रहा है, ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर में अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कुछ महत्व हो सकता है, क्या कुछ रोल हो सकता है? तो इस पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान 800 से 1000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज केसेस पूरी दुनिया के सामने रखे जाएंगे, जिसमें रेलवेज से लेकर के हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर से लेकर के आपके मेडिकल एजुकेशन में किस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको पूरी दुनिया के सामने शोकेस करने की कोशिश की जाएगी। वो स्पेशल एग्जीबिशंस लगाई गई हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे भारत के इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे भारत की जो इंक्लूसिव जो हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है उसमें AI का इस्तेमाल कैसे किया जाए, टेलीमेडिसिन के लिए, टेली एजुकेशन के लिए,
खासतौर पर जो हमारे किसानों के लिए कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं जिस पर लगातार हम फोकस कर रहे हैं, और यही एआई इम्पैक्ट समिट बताएगा कि भारत से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब हम केवल उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, और इस पूरे प्रेजेंटेशन में उपग्रह आधारित संचार की भी बात हो रही है। उपग्रह आधारित संचार की अगर हम बात करें तो इसका भविष्य हम किस ओर जाते हुए देखते हैं? तो सैटकॉम काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और जिन 6 मिशंस की हमने बात की, जिन 6 सेगमेंट्स की बात की, उसमें सैटकॉम एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने देखा कि भारत ने प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस के दरवाजे खोले, स्टार्टअप्स के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले, और कैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल किया जाए। और मुझे लगता है कि नोकिया और एरिक्सन जैसी कंपनीज ने भी यहाँ पर दिखाया कि कैसे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। काफी स्ट्रैटेजिक माना जाता है इसको, क्योंकि इसका उपयोग डिफेंस फोर्सेस के लिए किया जाता है, बहुत सारे संवेदनशील क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो पूरा जो सैटकॉम सेक्टर है उसमें काफी गहन मंथन होने की उम्मीद है, और अगले 3 दिनों में ये एक काफी मजबूत स्तंभ के रूप में यहाँ पर जो लीडर्स हैं, जो थॉट लीडर्स हैं, ये इस पर अपने विचार रखते हुए नजर आएंगे। और जब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ते हैं अजय, तो बहुत सारे जो है मुश्किलें भी सामने आती हैं, कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, और उन्हीं चुनौतियों में से कहीं एक साइबर सुरक्षा है। तो साइबर सुरक्षा पर भी शिखर सम्मेलन की बात कही जा रही है, साइबर सुरक्षा पर भी जो है प्रेजेंटेशन है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पिछले साल के इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान कहा था कि साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो भारत सरकार है उसने स्पेशल जो ड्राइव शुरू किया कि कैसे साइबर फ्रॉड्स को रोका जाए, और स्पेशली जो हम मोबाइल पेमेंट्स करते हैं उसमें जो स्पूरियस ट्रांजैक्शंस है उसको कैसे फ्लैग इन किया जाए, उसको लेकर के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और ये भी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि कैसे करीब 150 करोड़ रुपए के जो फ्रॉड्स हैं उनको अवॉइड किया गया। हालांकि ये एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा, या कहें कि डराने वाला आंकड़ा, ये सामने देखा गया कि 23,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो हो चुका है, जिसमें 23 लाख से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं केस। संचार साथी एक नया एप्लीकेशन है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, इस्तेमाल किया है। संचार साथी के माध्यम से उन फ्रॉडलेंट नंबर्स को एक तरह से फ्लैश किया जाना, उनको रिपोर्ट किए जाने की जो सुविधा है, इससे सभी लोगों से ये अपील की गई है कि इस पूरे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकने के लिए सिस्टम का साथ दें, और आगे जाते हुए कैसे हम जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, उसको मजबूत बनाने के लिए एक साइबर वॉरियर के तौर पर सरकार की मदद कर सकते हैं। इस पर प्रेजेंटेशन दिया गया। हालांकि ये सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के जो खतरे हैं उनको कैसे आप दूसरे टेक्नोलॉजी के जरिए, मिसाल के तौर पर क्वांटम तकनीक का इस्तेमाल कैसे करके बताया गया कि कुछ इस तरह के जो टूल्स हैं उनको एनेबल किया जाए, जिससे कि पहले ही स्टेज पर जो थ्रेट्स हैं उसका पता लगाया जा सके और उसको होने से पहले ही रोका जा सके। बिल्कुल, और भारत के पास देखिए युवा शक्ति है, भारत के पास नवाचारों की शक्ति है, और नित हम देख रहे हैं नवाचार हो रहे हैं, और ऐसे में जो इंडियन चिप इनोवेशन है वो भारत को और आगे ले जाने की दिशा में किस प्रकार से सहायक साबित होता हुआ दिखेगा, और किस प्रकार से युवा शक्ति जो है एक नए भारत का निर्माण करती नजर आएगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि स्पेशल फोकस किया गया यहाँ पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, स्पेशली स्टूडेंट्स पर फोकस किया गया है, युवा कैसे आगे आए, और मेरे ख्याल से 32 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें 3200 से 3000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इसका हिस्सा बन रहे हैं, और उनके लिए एक मौका होगा कि वो देश के अलग अलग हिस्सों से आए यहाँ पर नई दिल्ली में, और एशिया के सबसे बड़े मोबाइल कांग्रेस के प्रदर्शनी का हिस्सा बने। जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आ रही है उसके बारे में जाने, जो थ्रेट्स हैं उसके बारे में जाने, अपने करियर के ऑप्शंस के बारे में जाने, और आगे चलते हुए कैसे वो इस पूरे इकोसिस्टम में अपने आप को फिट कर सकते हैं, उस पर भी विचार करने का उनको एक मौका मिलेगा। तो युवाओं के लिए बहुत ही एक तरह से अगर आप 2030 तक देखें तो एक आंकड़ा ये आ रहा है कि पूरी दुनिया में आप $1.4 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आगे जाते हुए, और कैसे आप 1 मिलियन प्लस जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए काफी बड़ा मौका है,
और मुझे लगता है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस युवाओं को बड़ी संख्या में आकर्षित करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हाट इज न्यू इन 6G, यानी कि 6G में क्या कुछ नया है, खास है, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। पिछला एक बार फिर से सवाल दोहराएं। 6G के बारे में भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन में दिखाया जा रहा है, व्हाट इज न्यू इन 6G। तो 6G जिस तरह से हमने कहा कि 4G में भारत थोड़ा सा पीछे रह गया था, 5G में हमने कदमताल किया और 6G में हम लीड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो 6G में कैसे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, कैसे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए जो सरकारी जो हमारे देश की कंपनियां हैं, जो देश के स्टार्टअप्स हैं, वो 6G से रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर काम करें। और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि जो 6G है उसमें कैसे सरकार, एकेडमिया और स्टार्टअप ये तीनों ही एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे आप जो भविष्य के इनोवेशंस हैं कैसे डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं पूरे विकास के इंजन को, और कैसे 6G ज्यादा तेजी से जो सेवाएं हैं, ईज ऑफ लिविंग है, उसको बढ़ावा दे सकता है। सरकार की यही कोशिश होती है कि जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाए कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए। तो जी जी जी, तो जिस तरह से हमने देखा कि अलग अलग देशों में आजकल जो युवा है वो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं मोबाइल्स का अपने रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसा ना हो करके जो कुछ ऐसी तकनीक उनको मुहैया कराई जाए जिससे वो अपने डे टू डे जीवन में अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर पाए, उसी पर फोकस नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पे खास फोकस है, और किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत होगा तो जहां तक रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे, वहीं भारत का जो है युवा वो भी सशक्त होगा, देश समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मोटा मोटी देखा जाए तो इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस से यही कुछ निकलकर सामने आता हुआ नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से पूरी दुनिया में हमने देखा कि 2014 के बाद में भारत में मोबाइल डेटा की जो कीमतें हैं वो 98% कम हुई। कैसे 2014 में कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने बोला कि 287 रुपीज पर जीबी डेटा हुआ करता था, अब केवल 9 रुपए 11 पैसे एक जीबी डेटा की कीमत है। और इसी तरह से कैसे पूरे वर्ल्ड का, अब हम लोग मोबाइल पॉपुलेशन की बात करें 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर के साथ में, तो पूरे देश पूरी दुनिया का हम 20% एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो एक सोच रही है, कोशिश रही है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो सोसाइटी के बीच में जो अलग अलग जो लोगों के बीच में जो गैप है उसको कैसे कम किया जाए, और कैसे डेमोग्राफी और डिजिटल और डिलीवरी पर फोकस करते हुए 5G और 6G जैसे नई तकनीक है उसको जीवन का हिस्सा बनाया जाए। तो इसको लेकर के लगातार कोशिश की जा रही है। आज प्रधानमंत्री ने इस बात का भी आह्वान किया, और सबसे बड़ी बात जो आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से निकल करके आई शैला, वो ये कि उन्होंने पूरी दुनिया के जो मोबाइल कंपनियां हैं, टेलीकॉम रिलेटेड कंपनियां, उन सभी को न्योता दिया कि यही समय है, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए, इनोवेट कीजिए, और भारत से जो इनोवेशंस निकलेंगे वो पूरी दुनिया को नई दिशा देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बाहर के देशों में हमने देखा जो भी इनोवेशंस हुए वो प्रॉफिट ओरिएंटेड थे, वो पैसे कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए हुए, सॉल्यूशन हमें मिल पाए। चलिए, बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हम हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।